स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ और तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के 5th सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस संकलित है। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पिछले कई वर्षों में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में हमेशा पूछा गया। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, .xls। ठीक है, ये फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक्सेस में कौन सा बार मैसेज व प्रॉम्प्ट को रखता है? एक्सेस में कौन सा बार मैसेज व प्रॉम्प्ट को रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार रखता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा, प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा जो होता है धीमा और कम खर्चीला होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेल है, सेल क्या है बेटा? एक सेल जो होता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, उसी को हम रो सेल कहते हैं। सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल जो होता है ये विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट है। क्या होता है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट को ही हम एमएस एक्सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ध्यान रखेंगे। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को जोड़ने को हम सेल के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक वर्कशीट में रो होता है, एक वर्कशीट में कितने रो होते हैं? तो 65,536 रो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोडेम का पूरा नाम क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम की संख्या की अगर बात की जाए तो 253 कॉलम होते हैं और जो है रो जो होते हैं 65,536 रो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है? तो होता है मेन्यू बार, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल है, एक्सेल क्या है? एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, एक्सेल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या तक आ जाती है? वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या तक आ जाती है? एक सेल में 9 संख्या तक आ जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, पीछे से 7वां मोहन है जबकि सोहन आगे से 6वां है। तो पीछे से आगे से ऐसे एक प्रश्न पूछा जाए तो इसकी ट्रिक होती है, भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, यानी एनालिटिक एबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है जबकि सोहन आगे से 6वां है। राम इन दोनों के बीच खड़ा है तो लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? राम इन दोनों के बीच में खड़ा है तो कितने लड़के होंगे कुल मिलाकर के? उस पंक्ति में पूछा गया है लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए पीछे से सातवां, पीछे से 7वां कौन है? मोहन है, और बीच में राम है, और सोहन जो है कहाँ से? आगे से 6वां है। आगे से 6वां आपका मोहन पड़ेगा। ठीक है। लड़कों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए 7वां, 7 व्यक्ति तो हो गए। मोहन पीछे से कितना है? तो मोहन पीछे से 7वां है तो 7 एक लिख लिया हमने। ठीक है। और प्लस में एक तो बीच में मोहन आपका हो गया, क्या नाम है? एक तो राम बीच में हो गया आपकी, ये राम हो गया आपका। ये 7वां मोहन को हमने रख लिया। ठीक है। और पीछे क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा आपका 6, यानी कि सोहन आगे से क्या है? सोहन आगे से 6वां है। सोहन आगे से 6वां है। सबको जोड़ लीजिए आपस में। 7 एक 8 8 और 8 से 14, कुल मिलाकर के 14 हो जाएगी। तो सभी को जोड़ लीजिए, लड़कों की कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो जाएगी? 14 लड़के हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है। अब ऐसे हम अगर देखें कोई पंक्ति ही मान लेते हैं, ये मैं पंक्ति की बात में बताता हूँ, ये पंक्ति है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है मोहन जो है पीछे से 7वां है, पीछे मतलब कि यहाँ से। ठीक है। तो पहला 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? मोहन बैठा हुआ है। ठीक है। इस पर यहाँ 7वें पे मोहन बैठा हुआ है, जबकि सोहन आगे से 6वां है। सोहन आगे से 6वां, यानी सोहन कहाँ पर बैठा हुआ है? आगे से 6वां बैठा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6वां यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? सोहन बैठा हुआ है। ठीक है। और कह रहा है कि राम इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। अब राम यहाँ पर ये 6वां हो जाएगा और ये यहाँ पर मोहन 7वां हो जाएगा, इधर से 7वां ये पड़ेगा। ठीक है।
अब यहाँ से प्रश्न आपसे कह रहा है कि बीच में मोहन, बीच इन दोनों के बीच में कौन है? राम है। राम यहाँ पर है, ठीक है। राम यहाँ पर है, तो 7 आदमी ये, 6 आदमी ये, 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल मिलाकर के 14 आदमी हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। तो यही यहाँ से आपसे अगला क्वेश्चन आ चुका है, यदि घड़ी की सुइयां 3 मिनट के डिवीजन से अलग हैं तो उनके बीच कोण क्या होगा? यदि घड़ी की सुइयां 3 मिनट के डिवीजन से अलग हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा? तो उनके बीच का एक देखिए, एक घड़ी में प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? एक घड़ी में प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण सुई बनाती है। अतः अगर 3 मिनट के डिवीजन से बात की जाए 3 मिनट की, तो 6 और 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 तिरिक 18, यानी कि 18 मिनट मतलब 18 डिग्री का कोण बनेगा 3 मिनट के डिवीजन से, ठीक है। यदि घड़ी की सुइयां 3 मिनट के डिवीजन से अलग हैं तो 18 डिग्री का कोण बनेगा, बी ऑप्शन। अगर ये पूछा था 4 डिग्री मतलब कि 4 डिवीजन से अलग है तो मतलब कि छात्रिक मतलब कितना हो जाएगा? जो है 4 गुणा कर देंगे 6 के 24 हो जाएगा, 24 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये सूत्र, ऐसे प्रश्न निकालेंगे। ढाई बजे मतलब 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या बनेगा? देखिए, अब 2:30 पर घड़ी की सुइयों का जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए, जब भी कोण निकालने का सूत्र क्या होता है? 11 यम माइनस 60 एच, यानी यम माने मिनट और एच माने घंटा, बटे 2। ये सूत्र होता है किसी भी कि कितने टाइम पे इतने बजे का सूत्र होता है। मतलब कि जैसे पूछा जाए आपसे कि इतने बजे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 3:30 बजे पूछा जाए, 4 बजे पूछा जाए, 5 बजे पूछा जाए, तो आपको यहीं पर लिखना है 11 यम, यानी जितना मिनट हो 11 से गुणा कर दो और जितना घंटा उसको 60 से गुणा कर दो और जो घटा दो, जो निकलेगा वही। अब देखिए, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, कितना घंटा है? तो 11 में देखिए आप देखते हैं, यानी यहाँ पर 11 मिनट कितना है? 30 मिनट की बात, 2:30, तो 2 यानी कि 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 और मिनट यम के स्थान पर क्या है? 30 मिनट है, तो 11 गुणे 30 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का आपका क्या हो जाएगा? 60 गुणे घंटा कितना है? एच 2 है, 2 घंटे की बात है, तो कितना हो जाएगा माइनस में? माइनस में आपका हो जाएगा 60 गुणे 2, ठीक है। 11 तिहाई कितना होता है? 11 तिहाई 33, यानी 330 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना माइनस कितना करेंगे? 6 दूनी 12, 120, ठीक है। 60 दूनी कितना होता है? 120, तो 330 माइनस 120 हो जाएगा और बटे में 2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को फिर से लिख लीजिएगा, 330 माइनस 120 बटे 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 में से 0 गए 0, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1 और 3 में से 1 गए, 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 बचेगा, 210 बटे 2। 2 एकन्नम 2, ठीक है, और 2 एकन्नम 2, 0 बढ़ाइए, 2 पंचे 10, 105, ठीक है। तो 105 यहाँ पर आया, तो यानी कि 105 डिग्री का कोण जो होगा वो बनेगा। 2:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा? 105 डिग्री का कोण 2:30 बजे बनेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। अब यहीं पर आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता बेटा कि 3:30 पर यानी 3:30 बजे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 3:30 पर कोण कैसे बनाएगी? आप इसको सूत्र कैसे याद रखेंगे? देखिए, 11 यम माइनस 60 एच बटे 2, सूत्र लगा दीजिए। यम क्या है? मिनट है, यानी कि 11 कितना, यानी कि 30 मिनट, तो 11 तिहाई 33, यानी कि 330 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। यम के जगह 30 रखे और 60 गुणे एच, यानी कि 3, यानी 3 घंटा है, तो 6 18, 180 हो जाएगा। घटा दीजिए इसमें से, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 13 में से 8 गए, 8 5 13, 5 बचेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ 2 बचेगा, 2 में से गए 150 बटे 2, ठीक है। 2 सते 14, ठीक है, और 2 पंचे 10, 75 डिग्री का कोण बनेगा 3:30 बजे, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे जितने भी बजे की बात करें, घड़ी की सुइयां कितने कोण बनाएंगी, ये सब चीज़ें। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी आगे बढ़ जाएगी? 16 मिनट में घंटे वाली सुई मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी आगे बढ़ जाएगी? देखिए, 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 330 डिग्री आगे बढ़ती है, ठीक है। यानी 1 मिनट की बात की जाए तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई से, ठीक है, 330 डिग्री आगे बढ़ जाती है 1 मिनट में। तो 16 मिनट में कितनी बढ़ेगी? 16 से गुणा कर दीजिए इसका, 16 से गुणा कर दीजिए बेटा, 16 से गुणा कर देंगे कितना निकलेगा? 1 मिनट में, 1 घंटे में मिनट की सुई, 1 घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 330 डिग्री बढ़ जाएगी 1 घंटे में, ठीक है। तो 16 मिनट में कितनी बढ़ेगी? अब घंटे यहाँ पर 16, 330 बटे 60 करेंगे, चूंकि इसको मिनट में दिया हुआ है, ये मतलब 16 मिनट दिया हुआ, घंटे में निकालना है हमको, तो गुणा कर देंगे इतना 60 से, 0 0 काट दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से काट दीजिए
2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 3 3 3 यानी 11 हो जाएगा, 11 अठे 88, कितना बचेगा 88, ठीक है 88 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 88 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगी, मतलब 88 डिग्री पीछे बढ़ जाएगी। यानी 1 घंटे में अगर देखेंगे, 1 घंटे की अगर मैं बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियर इसको पता होना चाहिए आपको, 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से, यानी घंटे की सुई छोटी वाली सुई होती है, ठीक है, तो 330 डिग्री आगे बढ़ जाती है। अब हमको 16 मिनटवा में देखना है और 1 मिनट की यहाँ पर 1 घंटे की बात हो रही है, तो हमको पहले इसको अगर घंटे में बदलना है 330 को, तो 330 बटे 60 करेंगे, चूंकि घंटे बदलना है। 0 0 काट दीजिएगा, 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6, 11 बटे 2 आ जाएगा, 11 बटे 2 और गुणे में क्या कर देंगे हम, चूंकि हमको कितना करना है, कितना करना बेटा 16 मिनट में, तो 16 यहाँ पर कर देंगे गुणे में, 16 2 2 अठे 16 और 11 अठे 88, बिल्कुल 88 डिग्री कोण आ जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक है, हमेशा एक घड़ी 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, यह दोपहर 12 बजे सेट की गई थी और अगले दिन सुबह 4 बजे तक यह समय क्या दिखाएगी। देखिए घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ती है, कितनी, घड़ी 24 घंटे में, यानी एक दिन में मतलब कि 24 घंटे में, 24 घंटे में 15 मिनट क्या होती है, आगे बढ़ जाती है 15 मिनट, ठीक है, और दोपहर 12 बजे से अगले सुबह जो है 4 बजे तक, यानी कि अगर 12 बजे से जोड़ेंगे, दोपहर 12 बजे से लेकर के और दिन में सुबह 4 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, तो 12 और एक तो 12 12 12 ये हो जाएगा, 12 4 16, यानी कि 16 घंटे का समय, ठीक है, 16 घंटे का समय, और 24 घंटे में, ठीक है, कितनी 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ जाती है कहा गया है, तो 16 घंटे में यहाँ पर कितना और बढ़ जाएगी, ठीक है, अब बताने का प्रयास करेंगे। तो 16 घंटे में घड़ी का समय जो निकलेगा, 16 घंटे में घड़ी का समय अगर देखेंगे तो 15 गुणे 16 बटे 24, 24 घंटे में चूंकि निकल रहा है, तो आप इसको काट लीजिएगा, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, ठीक है, तो यानी 10 मिनट आपका क्लियर हो जाएगा। अगले दिन सुबह 4:10 दिखेगा, ठीक है, अगले दिन क्या बजेगा 4 बजे का समय 4:10 पर दिखाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए निर्देश इसको पढ़ें, नीचे दिए गए 4 विकल्प, आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिख रहे हैं, ठीक है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, 3 चीजें समान है और एक चीज जो है इनमें से अलग है, वही अलग वाला शब्द जो है हमको चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 4 शब्द, एक है सलाहकार, एक है शिक्षक, एक है निजी शिक्षक, एक है प्रशिक्षक। अब इनमें से देखिए शिक्षक, निजी शिक्षक और प्रशिक्षक, ये सब जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, ये सब अलग है, यानी कि सभी शिक्षा देने से संबंधित तीनों लोग। जबकि सलाहकार जो होता है ये किसी भी विषय पर सलाह देता है, ये शिक्षक नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, यानी ये थोड़ा अलग है। ऐसे ही आगे देखेंगे अगला, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न देखें, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपका, कौन कौन सा ऑप्शन है बेटा, आम, केला, अमरूद और अदरक। अब देखिए आम भी एक फल है, केला भी एक फल है और अमरूद भी एक फल है, जबकि अदरक एक सब्जी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यही अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू, गाजर, टमाटर, मूली। देखें अब गाजर, मूली और आलू ये सब जमीन के अंदर वाले सब्जियां हैं, ठीक है, टमाटर जमीन के ऊपर फलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, टमाटर जो है सबसे अलग है, टमाटर जो है ऊपर फलता है। अगला देखेंगे, जैसे मक्खन, घी, दही, दूध। अब मक्खन, घी, दही, दूध, अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे, मक्खन, घी और दही ये सब दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और दूध अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट है, तो ये सब दूध से बने हुए प्रोडक्ट यानी एक जैसे हैं, जबकि दूध उनसे भिन्न है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे तमाम प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में, शहर, नगर, घर और महानगर। अब देखिए नगर, शहर और महानगर एक जैसे प्रतीत होते हैं, जबकि घर जो होता है ये अलग टाइप का है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही देखेंगे मसाल, लकड़ी, गैस, कोयला। अब यहाँ पर सब चीज़ एकदम से अलग है, देखिए इनमें से कौन सा अलग होगा, मसाल जो होती बिल्कुल अलग है, मसाल जो होती, देखिए कोयला, लकड़ी और गैस ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि कोयला जो मतलब कि जो मसाल जो होता है ये मसाल अलग होती है, मसाल जलाई जाती है, बाकी ये सब अलग है। अब देखिए कौवा, बतख, गिद्ध, बाज। अब इनमें से देखें कौवा जो होता, कौवा, बतख, कौवा, गिद्ध और बाज, कौवा, बाज और गिद्ध ये सब ऊपर उड़ते हैं, ठीक है, जमीन में नहीं रहते, पानी में नहीं रहते, जबकि बतख जो होता है पानी वाला पंछी होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बतख पानी में भी तैरता, बाकी पंछी नहीं तैरते हैं। संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़। अब इनमें से देखेंगे संस्कृत जो है वो अलग भाषा है, जबकि आप देखते हैं मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में और कन्नड़ जो है कर्नाटक में। तो इस तरीके से ये अपने अपने राज्य की राजकीय भाषाएं हैं, जबकि संस्कृत जो है देववाणी के ही सभी भाषाओं की जननी है, तो ये अलग है, ये ऑप्शन।
ऊपर नीचे कहाँ बगल में, देखिए ऊपर नीचे बगल में, ये तीनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, और कहाँ जो है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यानी कि ये अलग है। अगला क्वेश्चन सही पर आप देखेंगे मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर और ग्राम। अब मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर एक जैसे हैं, एक ये सब क्या है, ये सब दूरी मापने के इकाई होते हैं, मतलब कि ये जो है दूरी मापने की इकाई है, जबकि ग्राम जो होता है वजन मापने की इकाई है, तो ये भी आपका अलग हो गया। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता जो होते हैं वो गोपनीयता बरकरार रखते हैं अपनी, ठीक है। पासवर्ड अगर लगा देते हैं तो आप अपनी गोपनीयता, प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हैं, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है। वायरस सिग्नेचर का प्रयोग इसलिए करते हैं वायरस पहचानने के लिए। वायरस सिग्नेचर का प्रयोग वायरस को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में 100% आएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है भैया, इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाओं का क्रय विक्रय को ई कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट जो है क्रय विक्रय, ठीक है। तो इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सुरक्षा जो है, साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, सबसे पहली बात। इसके अलावा साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, और साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से बचाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है ईमेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है। ईमेल का जन्मदाता देश किसको मानते हैं, रे टामिल्सन को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना क्या कहलाता है। किसी निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र के द्वारा बार बार एक ही मेल या संदेश भेजना जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ईमेल स्पैमिंग बोला जाता है। ईमेल स्पैमिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है www प्रदर्शित करता है। www का वर्ड मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ होता है, बताएं। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का क्या अर्थ होता है। डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस, या फिर क्या होता है, बिल्कुल डिनायल ऑफ सर्विस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 750 से संबंधित है, जैसे जैसे 11 के क्या क्या आएगा आगे, तो 7 7 49 एक 50, 7 7 49 और एक 50 हुआ है, ठीक है। 7 का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया, 50 आ गया। ऐसे 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, और प्लस में एक जोड़ देंगे 122 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 122 बी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इसी सेम ट्रिक पर। देखिए 12 जिस तरीके से 12 से 36 आया है, ऐसे ही हमसे 1/3 से क्या आएगा। अब 12 का गुणा 3 में किया गया है, तो 12 3 36 हुआ है, ठीक है। यानी 12 गुणे 3 यानी 36 आ गया है। तो ऐसे 1/3 में भी 3 का गुणा करेंगे, जो आएगा वही 3 3 कट जाएगा, क्या आएगा, एक ही आएगा। डी ऑप्शन लगा दीजिए, एक बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मोर अनुपाते एन एन एस डी, तो सी आर ए डब्ल्यू अनुपाते क्या होगा। जैसे एम के बाद में क्या शब्द आता है, देखिए यम के बाद में यन आता है। ऐसे ओ के बाद में ओ से एक घट जाएगा यन, ठीक है। यानी कि एक प्लस चल रहा है, एक माइनस चल रहा है। क्या होगा यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका डी होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर डी होगा। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा। देखिए जिस तरह यम के बाद में यम यम धन एक आया है, और ओ से माइनस में एक करेंगे तो यन आएगा, ठीक है। ऐसे ही आर में एक जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, यस आएगा, और ई में एक घटाएंगे तो आपका डी आएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी करना है। सी में एक हमने जोड़ दिया, C+1 यानी कि डी हो जाएगा, तो डी आपका हमने लिख दिया, यहाँ पर डी हो गया। अब आर से एक पहले क्या आता है बेटा, आर से एक पहले क्या आएगा, सभी लोग बताएंगे। आर से एक पहले क्या आता है, आर के एक पहले फटाफट से बताएंगे। आर के एक पहले आता है क्यू, ठीक है, क्यू आर। आर के एक पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, यानी -1 चलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर -1 फिर +1 करेंगे, यानी ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। तो डी क्यू बी कहीं पर है, डी क्यू बी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर। और डब्ल्यू के पहले कौन आएगा, डब्ल्यू के माइनस डब्ल्यू बी डब्ल्यू, यानी बी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो गया। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखें यहाँ पर आप देखेंगे जैसे AZB लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, जैसे A के बाद में C आ गया है, यानी कि A के प्लस में 2 जोड़ा गया है। यहाँ पर Z से पहले Y आता है, यानी -1 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर B के 2 जोड़ा गया है, यानी कि प्लस में 2 जोड़ा है, यानी +2 -1 +2 -1 यही श्रृंखला चल रही है। अब E में हम 2 जोड़ेंगे, EFG, यानी कि अब यहाँ पर क्या आएगा, G आएगा। सबसे पहली बात है G यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने तुरंत देखा कि इस ऑप्शन में भी G नहीं, इसमें भी G नहीं और इसमें भी G नहीं, तो हमारा A ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली हमको दिख रहा है। लेकिन हम इसको ऐसे हम और भी हल करते हैं, जैसे x में से घटाएंगे यानी कि WX, तो x में से यानी कि -1 होगा, तो -1 यानी कि हम W आ जाएगा हमारा, तो W आ गया। F में फिर हम 2 जोड़ेंगे, FGH यानी H आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से GWH यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिस तरीके से इस शब्द से ये आता है, उसी तरीके से इस शब्द से हमको आगे वाला जो है उत्तर लाना होता है, यही इसका जो है सार है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर है 100, अब 100 यहाँ पर है तो यहाँ पर 144 है, तो किस तरीके से आया है, देखिए 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 10 दुहाई में 100, और ये कितने का, 12 का स्क्वायर है, 2 की बढ़त का है, ठीक है। 12 दूना मतलब 12 12 44, तो ये 484 किसका है, 484 किसका वर्ग है बेटा, 484 की अगर बात की तो 484 किसका वर्ग है, 484 जो होता है 22 का वर्ग पड़ता है ये आपका, ठीक है, 22 का वर्ग है। और इसके बाद में नहीं आपको जोड़ा जा रहा है, 2 प्लस हम इसका 24 का करते, लेकिन इससे पहले वाला हमको चाहिए, यानी यहाँ पर हमको 20 का वर्ग ही लिखना है, क्योंकि 2 इसको बढ़ा करके ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 400 भरा जाएगा, ठीक है। 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 400 C ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा देखें, जावा एक कंप्यूटर की भाषा है, C++ भी कंप्यूटर की भाषा और पास्कल भी कंप्यूटर की भाषा है, जबकि रोम जो होता है एक मेमोरी है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि C ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है, प्रोग्राम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है, पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से सर्विस प्रोग्राम ही कहा जाता है, सर्विस प्रोग्राम ही कहा जाता है किसको, यूटिलिटी प्रोग्राम को ही सर्विस प्रोग्राम कहते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है, फटाफट से आप बताएंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा कौन सी है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा इनमें से है आपकी जो निमानिक्स भाषा जो है कंप्यूटर प्रयुक्त असेंबली भाषा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, इनमें गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है, ये होती है बेटा कौन सी, रजिस्टर मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए CPU का एक भाग है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क को कहते हैं, उसी का एक भाग है ALU, उसी का एक भाग है आपका मेमोरी यूनिट यानी MU कहते हैं, ठीक है, एक होता है LU, ठीक है, ये बात आप इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें होती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, कंप्यूटर में पासवर्ड सब सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से सुरक्षा करता है, ठीक है, क्या, बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम काम करता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो होता है कंट्रोल यूनिट काम करता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर CU होता है, एक होता है MU, ठीक है, और एक होता है ALU। ये तीनों भाग जो हैं, ये मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, ये तीनों जो होते हैं CPU के भाग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए क्या आवश्यक है बाबू, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए क्या आवश्यक होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए क्या आवश्यक होता है, इनपुट या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक होता है किसका, इनपुट और सॉफ्टवेयर दोनों का, C ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से CPU के प्रमुख भाग होते हैं, CPU का प्रमुख भाग होता है कंट्रोल यूनिट,
प्राइमरी स्टोरेज भाग और अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये सभी भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के होते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या संभव नहीं है? तो डाटा का एकत्रीकरण करना एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है। बाकी पर्सनल कंप्यूटर्स को गणनाएं, डाटा संग्रहण, ये सब जो होता है संग्रहित होता है। एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं होता है डेटा एकत्रीकरण, संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? देखिए, घड़ी जो होती है बेटा वो क्या करती है? घड़ी समय बताती है। इसी प्रकार से थर्मामीटर जो होता है वो शरीर का तापमान बताता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शरीर का क्या तापमान कौन बताता है? थर्मामीटर बताता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तापमान बताता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जिस प्रकार सांप का संबंध रेंगने से है उसी प्रकार से घोड़े का संबंध किससे होगा? तो सांप रेंगता है, घोड़ा कैसा? घोड़ा दौड़ता है बेटा, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार से सांप धरती पर रेंगता है उसी प्रकार से घोड़ा भी धरती पर दौड़ता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 8 का संबंध जिस तरीके से 24 से, ऐसे ही 21 का संबंध क्या होगा? 8 28 64, तो 21 का गुणा 21 में कर दो। 8 का गुणा 8 में हुआ तो 21 का गुणा 21 में हो जाएगा। 441 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर, यानी 21 का वर्ग। 8 का वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 का वर्ग 64, तो 21 का वर्ग भी आगे आएगा, यानी कहने का मतलब है 441 हो जाएगा। ठीक है, 441 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 का वर्ग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 3 और 3, यहाँ पर 27 लिखा, तो यहाँ पर 7 के आगे क्या लिखा जाएगा? अब देखिए 3 किस तरीके से, यहाँ पर 3 के बाद में 27 कैसे आ गया? यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब किया गया है और 27 आ गया है। ऐसे ही 7 का हम जो है 7 लिखा है, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 49 7 343। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 7 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब 343 होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7 का गुणा 7 में 3 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, यही 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो गुणा कर लीजिएगा, वही आपका मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, 478 अनुपाते 470 समानुपाते 590 अनुपाते एक्स। अब एक्स के स्थान पर क्या भरा जाए? एक्स के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए 478 से 470 आया है, यानी कि सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 478 में से 8 आपका घट गया है, 8 लेस हो गया है और 470 आ गया। ऐसे ही देखिए 590 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कुछ आता है, इसमें से आप देखेंगे 590 में से 8 घटाएंगे तो 582 आ जाएगा, और 582 ऑप्शन में भी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 582, यानी 8 घटा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब ऐसे प्रश्न आपके सरल सरल आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 540 अनुपाते 554 समानुपाते 450 अनुपाते कितना आएगा? अब 540 से 554 कैसे आया है? यहाँ पर आप देखेंगे 540 में कितना जोड़ा गया कि 554 हुआ, तो 14 जोड़ा गया है। 14 यहाँ पर प्लस 14 चल रहा है, 14 जोड़ दिए हैं तो 554 हो गया। ऐसे हम 450 में बेटा 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 1 6, यानी 464 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन में 464 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 464 इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। चलिए, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 9, यहाँ पर 9 है, 13 है, 22 है, और यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन मार्क है। इसी गड्ढे में क्या भरा जाएगा? इसी खाने में, इसी ऑप्शन चारों में से एक भरा जाएगा। अब क्या भरा जाएगा? इसको आप लॉजिक से हल करें। कैसे हल करना होता है आप देखें कि 9 और 13 के बीच में क्या संबंध है। देखें यहाँ पर 9 में हम कितना जोड़ेंगे? 9 और 4 13 होता है, 9 में 4 जुड़ा है। अब 4 देखेंगे कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 9 में 2 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है। अब 13 में कितने का स्क्वायर? अगर 13 में हम कितना जोड़ें? 13 में अगर हम 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हमारा 22 आएगा। 3 त्रिका 9, 13 9 कितना होता है? 22 होता है, बिल्कुल 22 होता है, 13 9 22 होता है। यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा? यहाँ पर चल रहा है कि पहले हम जो है इसमें हम 2 का वर्ग जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 4 2 दूनी 4 जोड़ेंगे। 13 में हम कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, 3 त्रिका 9, तो आगे हम क्या जोड़ेंगे? 4 का वर्ग जोड़ेंगे, 4 चौको 16, यानी कि 22 में हम 16 जोड़ें, तो 22 में 16 जोड़ेंगे। अगर ऑप्शन आ गया सही तरीके से तो हो जाएगा। 22 में 16 जोड़ दीजिए, 2 6 2 8, ठीक है, और 2 1 3, यानी कि 38। 38 ऑप्शन में कहीं पर है, डी ऑप्शन में दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है 38 इज राइट आंसर। ठीक है, क्या चल रहा है? देखिए 9 यहाँ पर क्या चल रहा है? 9 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 13 आ जाएगा। अब 13 में क्या हो जाएगा? 13 में अगर हम 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब 22 में अगर हम 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, यही श्रृंखला है। और आगे और खांचा होता तो उसमें हम जो है कितना होते हैं? 38 में
38 में क्या जोड़ते हैं, 38 आएगा तो 38 में हम 5 का स्क्वायर फिर जोड़ते हैं, 50 25, तो जो आता संख्या वो आगे बढ़ती है, ऐसे चली जाती है। तो ये श्रृंखला चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 0 7 26 और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सेम उसी पैटर्न पर प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 0 कैसे आया, 0 कब आएगा, जैसे मान लेते 1 का क्यूब हमने किया और माइनस में 1 कर दिया तो यहाँ पर 0 आ सकता है। देखिए 1 का क्यूब कितना होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1 ही आएगा हमेशा। 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया। अब यही चीज़ हम 1 में हो गया, ऐसे हम 2 में करें, 2 का क्यूब करें, ठीक है, और माइनस 1 कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए कितना आ जाएगा, 7, बिल्कुल आ गया। ऐसे ही हम जो है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। अभी माइनस 1 तो 27 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 26, 26 भी यहाँ पर आ गया। ऐसे ही आगे क्या हो जाएगा, 3 का हो गया। अब हम कितने का करेंगे बेटा, 4 का इस जो है क्यूब करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, यानी 64 आ गया। 64 में से 1 घटा देंगे सीधे सीधे, क्योंकि सूत्र इसी प्रकार से बनाया है, तो 64 में से घटा देंगे कितना बचेगा, 63 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 63 इज राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने 63 लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका, ठीक है। तो 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऐसे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, देखिए 1 2 3, यहाँ पर नीचे श्रृंखला आप देखें 1 2 3 लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। 1 2 3 डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या चला, 7 14 और 105 आ चुका, 9 और इसके बीच में क्या आएगा। यह प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है। देखिए यहाँ पर 3 कैसे आया, 3 लाने के लिए हमने क्या किया, 1 का गुणा 2 में किया, 1 गुणे 2 और प्लस में हमने 1 को जोड़ दिया, तो 1 यानी कि 1 गुणा 2 और प्लस में फिर 1 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा आपका, 3 आ गया। ऐसे ही करें इसमें। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 7 गुणे 14, 7 गुणे 14 और प्लस में 7 जोड़ें, क्या हमारा 105 आ रहा है। देखें 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते बताएं, 14 सत्ते 91 होता है। 91 में 7 जोड़िए, 191 में 7, देखिए 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और 98 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, 105, बिल्कुल राइट आंसर आपका, यानी 105 सही आ रहा है। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 9 में गुणा करना पड़ेगा x का, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, और प्लस में हमको x ही जोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है। x का गुणा करके नहीं, 9 का गुणा करके और 9 ही जोड़ देना है, ठीक है। 9 का गुणा करके और 9 ही इसमें जोड़ देना है हमको, ठीक है, सीधे सीधे सिंपल सिंपल। अब बराबर में कितना आएगा आपका, बराबर में 117 दिया ही हो, तो 117 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर x के स्थान पर हमको क्या आएगा, अब 9x बराबर यहाँ पर आप निकाल लीजिए, 117 इधर से 9 चला जाएगा, 117 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 108 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा बेटा, 108 ही तो बचेगा, नहीं 117 में से अगर 9 घटा देंगे कितना बचेगा, आप खुद ही सोचो। 117 में से 9 घटाइए, 117 में से अगर 9 घटाएंगे तो 9 और 8 कितना होता है, 9 8 17 होता है, तो 108 ही बचेगा बिल्कुल। अब 108 को 9 से भाग दे दो, x बराबर, तो 9 भाग से हो जाएगा, 9 एक 9, 9 9 दूनी 18, कितना आएगा, 12 आपका आएगा। क्या 12 यहाँ पर भरा जाएगा, बिल्कुल 12 भर जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम 12 भरते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। 12 भरिए, आप जोड़ लीजिए इसको। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर हम 9 गुणे 12 प्लस 9, अब जोड़ लीजिए, आपका आएगा इतना 117, 12 नवैया कितना होता है 108, और प्लस में 9 जोड़ दिए, 108 9 117, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12 ही भरा जाएगा, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने लगा दिया 12 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए और थोड़ा टाइट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 लिखा हुआ है ये। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ 5 के सामने क्या है, 25 लिखा हुआ है, तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई सबका स्क्वायर चल रहा है। 1 का स्क्वायर यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर सीधे सीधे हम देखें 2 का स्क्वायर कितना हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 लिखा हुआ है। 8 का स्क्वायर 8 ढाई 64, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो 25 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अभी बताएं। 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पर 1 ही भरा जाएगा। ये ऑप्शन में दिया है 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रोम का अर्थ है, रोम का क्या अर्थ होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का अर्थ होता है, ठीक है। और रेड एक्सेस मेमोरी, रेड एक्सेस मेमोरी होता है फुल फॉर्म किसका, रैम का, क्लियर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, प्रश्न है मेमोरी सेल को क्या कहते हैं, मेमोरी सेल को हम मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं, मेमोरी सेल को मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को कहते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को हम रोम कहते हैं, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट को सीयू कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ए ऑप्शन रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो रैम का फुल फॉर्म होता है।
इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता जो होती है 1.44 MB होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से प्रोग्रामेबल रोम कब लिखे जाते हैं? प्रोग्रामेबल रोम जो होते हैं ये सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय लिखे जाते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमेशा ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से डाटा ट्रेवलर के रूप में उपयोग किया जाता है। डाटा ट्रेवलर के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी याददाश्त खो देते हैं, उन्हें याददाश्त बनाए रखने के लिए ताजगी यानी रिफ्रेमिंग की ज़रूरत होती है। ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी याददाश्त खो देते हैं, उन्हें याददाश्त बनाए रखने के लिए ताजगी यानी रिफ्रेमिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे मेमोरी को स्टैटिक मेमोरीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किसमें होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किसमें होते हैं? हार्ड डिस्क में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका फ्लॉपी डिस्क में ली जाती है। फ्लॉपी डिस्क में ली जाती है। फ्लॉपी डिस्क में काम में ली जाती। फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती किसके काम में? फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो इनपुट आउटपुट दोनों के काम में ली जाती है। इनपुट आउटपुट दोनों के काम में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसे होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न आपका आ चुका किशन पूरब की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर आगे बढ़ा और फिर दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा और अब किशन किस दिशा में किस दिशा की ओर जा रहा है और उसका मुंह जो है किस मतलब की करके किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो आप सीधे सीधे आप चलें। देखिए सबसे पहले क्या करें, किशन पूरब की ओर। पूरब मतलब क्या होता है समझे, दिशा समझ ले। उत्तर होता है ऊपर की ओर, दक्षिण होता है नीचे की ओर, पूरब होता है ये दिशा और पश्चिम होती है ये दिशा। ठीक है, पश्चिम होती है आपके बाएं हाथ की साइड, पूरब होता है आपके दाहिने हाथ के साइड, ऊपर जो होता है आपका उत्तर होता है और दक्षिण नीचे होता है। ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि किशन पूरब की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर यानी कि किशन जो है यहाँ से चला पूरब की ओर कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर चला पूरब की ओर। ठीक है, मैंने 4 किलोमीटर चला दिया। फिर वह क्या हुआ, फिर दाईं ओर मुड़ करके, दाईं ओर मतलब कि किशन आप इधर से जाइए, मान लेते आप किशन हो, आप इस ऊपर से जा रहे हो, आप सोचो आपका दाएं किधर होगा, नीचे होगा दायां। दायां मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर हमने चला दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर वह एक प्रकार से 3 किलोमीटर चला। इसके बाद वो पुनः दाईं ओर मुड़ गया। अब पुनः दाईं ओर मुड़ाएंगे तो 4 किलोमीटर चलेगा। अब दाईं ओर इसका कौन सा होगा? अब इस पर खड़े हो जाइए, अब दाईं ओर इसका कौन सा होगा? इधर वाला दाएं होगा, इधर वाला दाएं होगा इसका। ठीक है, फिर दाएं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 किलोमीटर वो चल चुका है तो 4 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, इसी के बराबर, चूंकि जहाँ से चला था इसी के सामने जस्ट पहुँच जाएगा। क्लियर? तो अब वहाँ से पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि अब किशन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो किशन जो है अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है बेटा? ये कौन सी दिशा पड़ेगी? पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट लग जाएगा। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर वह मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। आप यहाँ पर एक प्रश्न और कह रहा है, देखिए तो दाएं ओर मुड़ गया 4 किलोमीटर, तो यानी कि अब इसकी दिशा किससे? एक मिनट रुकेंगे, अभी देखिए इसकी दिशा कितनी ओर है? पश्चिम की ओर मुड़ा हुआ है। अभी इसकी अभी इसका मुंह किस तरफ से है? 4 किलोमीटर चलने के बाद में पश्चिम, यानी 4 किलोमीटर चला दाएं मुड़ करके तो पश्चिम दिशा की ओर अभी देख रहा है। आगे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद वह पीछे मुड़ा, पीछे मतलब कि अपने जस्ट पीछे मुड़ गया, यानी कि इधर देख रहा था पश्चिम की ओर, अब पश्चिम से किस दिशा में देख रहा है? वो पूरब की ओर मुँह कर लिया, यानी पीछे मुड़ गया। तो यानी कि अब पूरब की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पर एक लाइन लिख करके। तो यो आप जो है पूरब दिशा की ओर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पूरब दिशा की ओर फिर से वो देख रहा है। ठीक है, क्लियर? अगर पूछा था कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है, तो अपने घर से मात्र कितनी दूरी पर? 3 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपसे पूछे कितनी दूरी कुल मिलाकर के मोहन ने तय करी है, किशन ने कितनी दूरी तय करी है? तो 4 किलोमीटर ये, 3 ये, 4 ये, 4 3 7, 4 4 8 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 8 3 11, 11 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है। ठीक है, यानी 4 किलोमीटर ये, 3 ये, 4 3 7 और 4 11। ठीक है, 11 किलोमीटर की दूरी वो चल चुका है। कितनी दूरी पर उसका घर है? उसके जो है जहाँ पर है वो उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर बचा हुआ घर, बस। ठीक है, इस तरीके से आपने इन प्रश्नों को समझ लिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन होता है। तो फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन होता है .doc। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं? वर्ड स्टार में प्रति लाइन अगर बात की जाए तो 65 अक्षर दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड, डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड जो होती है एडिट
एडिट और फाइंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फाइल ऑप्शन किसके अंदर होता है? फाइल ऑप्शन जो होता है वो मेन्यू बार के अंदर होता है, मेन्यू बार के, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है? वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 अक्षरों में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है? फुल स्क्रीन व्यू के लिए शॉर्टकट होता है CTRL प्लस UV या फिर F11 भी इसी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन सा कमांड द्वारा इंसर्ट किया जाता है? उस कमांड का नाम है इंसर्ट टेबल, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, अनडू में किस की का प्रयोग करते हैं? अनडू में CTRL प्लस Z का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या कितनी होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में MS वर्ड में मेन्यू की संख्या जो होती है वो 9 के आसपास होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से संबंधित है? तो इनमें से जो है टेबल मेन्यू से संबंधित कौन सा तथ्य है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा सॉर्ट असेंडिंग, इंसर्ट टेबल, सॉर्ट डिसेंडिंग, ये तीनों सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने लगभग में 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखा। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के BA BSc बीकॉम के को करिकुलर कोर्स में शामिल था लेक्चर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।